हम सब सूरज को देखते हैं। दूर से कितना शांत और भरोसेमंद लगता है ना? लेकिन सच तो यह है कि हमारा सूरज असल में एक बहुत ही, कह सकते हैं, तूफानी जगह है। इसका अपना एक मौसम होता है और वो मौसम यहाँ पृथ्वी पर हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालता है। तो चलिए आज सूरज के इसी मौसम की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। सनस्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और सोलर विंड को समझते हैं। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर सूरज पर यह मौसम होता ही क्यों है? ऐसी क्या वजह है कि हमारा ये तारा कभी तो एकदम शांत रहता है और कभी बेहद हिंसक हो जाता है? इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें सूरज के अंदर झांकना पड़ेगा। तो आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम सूरज के उस बेचैन इंजन को समझेंगे जो ये सब करवाता है। फिर उसकी सतह पर दिखने वाले उन रहस्यमयी काले धब्बों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद ऊर्जा के जबरदस्त धमाकों और लगातार बहने वाली एक सौर हवा को जानेंगे। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, इन सब का हमारी पृथ्वी पर क्या असर होता है, इस पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, सूरज के मौसम को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस इंजन को समझना होगा जो इसे चलाता है। और वो इंजन है सूरज का अपना शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, यानी उसकी मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी जो जड़ है ना, वो एक बड़ी दिलचस्प चीज में है जिसे कहते हैं डिफरेंशियल रोटेशन। मतलब सूरज कोई पत्थर की तरह ठोस गोला तो है नहीं, वो तो गैस का एक बहुत बड़ा गोला है। इसी वजह से उसका हर हिस्सा एक ही स्पीड से नहीं घूमता। जो उसका बीच का हिस्सा है, इक्वेटर, वो करीब 25 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि उसके जो पोल्स हैं, ध्रुव, उन्हें एक चक्कर लगाने में लगभग 35 दिन लग जाते हैं। अब सोचकर देखिए, सूरज की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो शुरू में सीधी होती हैं, लेकिन ये जो अलग अलग स्पीड से घूमना है, ये उन लाइंस को बीच से पकड़कर खींचता है और लपेटता जाता है। वक्त के साथ ये लाइनें एक रबर बैंड की तरह बुरी तरह उलझ जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और जैसे जैसे वो मुड़ती हैं, उनमें जबरदस्त चुंबकीय ऊर्जा जमा होती चली जाती है। और जब ये उलझा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ चुंबकीय क्षेत्र सूरज की सतह पर फटकर बाहर आता है, तो हमें इसका पहला लक्षण दिखाई देता है, सनस्पॉट्स, यानी सौर कलंक। तो ये सनस्पॉट होता क्या है? असल में ये सूरज की सतह पर एक कुछ समय के लिए बनने वाला काला और आसपास की जगह से थोड़ा ठंडा इलाका होता है। ये ठीक उस जगह बनता है जहां बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड सतह से बाहर निकलती है और सूरज के अंदर से आने वाली गर्मी को ऊपर आने से रोक देती है। इन सनस्पॉट्स के बारे में कुछ बातें तो वाकई हैरान करने वाली हैं। ये हमें काले इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये अपने आसपास की सतह से ठंडे होते हैं। मतलब जहां बाकी सतह का तापमान करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है, इनका सिर्फ 4,000 डिग्री होता है। कई सनस्पॉट तो हमारी पूरी पृथ्वी से भी बड़े हो सकते हैं, और ये हमेशा जोड़ों में दिखते हैं जिनकी मैग्नेटिक पोलैरिटी एक दूसरे से उल्टी होती है। सीधी सी बात है, जहां सनस्पॉट दिखा मतलब वहां जबरदस्त मैग्नेटिक एक्टिविटी चल रही है। और हाँ, ये सनस्पॉट्स हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है और इसका भी एक पूरा साइकिल चलता है, लगभग 11 साल का। एक वक्त आता है सोलर मिनिमम, जब लगभग कोई सनस्पॉट नहीं होता। फिर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती है और 11 साल बाद सोलर मैक्सिमम पर पहुंच जाती है, जब सूरज सनस्पॉट से भरा होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब इन सनस्पॉट्स के आसपास जमा हुई चुंबकीय ऊर्जा, वो खिंचा हुआ रबर बैंड, अचानक टूटता है तो क्या होता है। यहीं से जन्म होता है सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस जैसी विस्फोटक घटनाओं का। तो सोलर फ्लेयर क्या है? ये उस जमा हुई चुंबकीय ऊर्जा का एक अचानक, बहुत तेज और जबरदस्त विस्फोट है। ये धमाका इतनी बड़ी मात्रा में रेडिएशन छोड़ता है कि वो प्रकाश की गति से, यानी स्पीड ऑफ लाइट से, अंतरिक्ष में फैल जाता है। यहां पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन, यानी CME में। लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर ये अलग हैं। सोलर फ्लेयर, जैसा कि हमने देखा, रेडिएशन का एक फ्लैश है जो सिर्फ 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंच जाता है और हमारे रेडियो कम्युनिकेशन को बिगाड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ CME जो है, वो प्लाज्मा, मतलब बहुत ज्यादा गर्म चार्ज्ड गैस और मैग्नेटिक फील्ड का एक पूरा का पूरा बादल है। ये धीमा होता है, इसे पृथ्वी तक पहुंचने में 1 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड तक को तबाह कर सकता है। इन बड़े बड़े धमाकों और विस्फोटों के अलावा भी सूरज से लगातार एक चीज बाहर निकलती रहती है, एक तरह की हवा जिसे हम सोलर विंड कहते हैं।
तो ये सोलर विंड है क्या चीज़? ये बस चार्ज्ड पार्टिकल्स, मतलब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की एक लगातार बहने वाली नदी है। ये सूरज के सबसे बाहरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहते हैं, से निकलकर लगातार पूरे सोलर सिस्टम में बहती रहती है। और मजे की बात यह है कि ये हवा भी एक जैसी नहीं होती। इसके भी दो टाइप हैं। एक है धीमी सोलर विंड, जो करीब 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है और सूरज के इक्वेटर के पास से निकलती है। और दूसरी है तेज सोलर विंड, जिसकी रफ्तार लगभग 750 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है और यह सूरज के ध्रुवों के पास मौजूद कोरोनल होल से निकलती है। तो अब जब हमने सूरज की इन सारी हरकतों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये सौर मौसम हमारे लिए, हमारे ग्रह के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका हम पर क्या असर होता है? अगर एक शब्द में कहूं तो टेक्नोलॉजी। आज की तारीख में जब हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं, भीषण सौर मौसम से सबसे बड़ा खतरा हमारी इसी टेक्नोलॉजी को है। सैटेलाइट, जीपीएस, पावर ग्रिड, इस सब इसकी जद में आ सकते हैं। जरा सोचिए, ये सौर तूफान हमारी दुनिया को कैसे हिला सकते हैं। ये हमारे रेडियो और जीपीएस सिग्नल्स को पूरी तरह जाम कर सकते हैं। सैटेलाइट्स में लगे नाजुक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जला सकते हैं। ये धरती के पावर ग्रिड में इतना ज्यादा करंट पैदा कर सकते हैं कि वो ओवरलोड होकर ठप पड़ जाएं, जिससे बड़े बड़े शहरों में महीनों तक ब्लैकआउट हो सकता है। और हाँ, अंतरिक्ष में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनके लिए तो ये रेडिएशन जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन खतरों के अलावा इस कहानी का एक बेहद खूबसूरत साइड भी है। यही सोलर विंड जब हमारे ग्रह से टकराती है तो प्रकृति का सबसे शानदार लाइट शो बनता है। जी हाँ, ऑरोरा। होता यह है कि जब सोलर विंड के पार्टिकल्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड उन्हें एक ढाल की तरह ध्रुवों यानी पोल्स की तरफ भेज देती है। वहाँ ये पार्टिकल्स हमारे वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम्स से टकराते हैं और उन्हें एनर्जी से भर देते हैं। और बस जब ये एटम्स वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आते हैं, तो वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रोशनी के रूप में बाहर फेंकते हैं और हमें आसमान में वो जादुई रोशनी दिखाई देती है, जिसे नॉर्थ में ऑरोरा बोरेलिस और साउथ में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा निर्भर होती जा रही है, क्या हमारी सबसे बड़ी कमजोरी अब धरती पर मौजूद नहीं, बल्कि हमारे अपने ही तारे से आ रही है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।